press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ा रहे थे, तो आज हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज के चलते हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल पढ़ा, जिसको हम एक्सियल लाइन पर पता किया, इक्वेटोरियल लाइन पर पता किया और एट एनी पॉइंट पर पता किया। अब हम एक दो सवाल देख लेते हैं न्यूमेरिकल, ताकि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ज़्यादातर सवाल तो फिर मैं क्यूज में डालूंगा, जो स्टैंडर्ड सवाल होगा। और भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बेसिक सवाल हम डाल रहे हैं। ये टाइप फर्स्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू। ये देखिए एक सवाल है जिसमें रेगुलर हेक्सागन है और जितने भी कॉर्नर्स हैं, ए कुछ नाम दे दीजिए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये सभी रेगुलर हेक्सागन के सभी वर्टिसेज पर स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है इन सबके चलते। तो पोटेंशियल निकालने के संबंध में हम आपको बताया था कि देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दो आवश्यक बातें हैं। एक, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, और जहां पोटेंशियल जानना चाहते हैं उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज अगर है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ये हमने स्टार पॉइंट में पहले दे रखा है। तो अब बताइए इसके चलते हम क्या लिखेंगे। VA फ्रॉम, क्वेश्चन लिख देते हैं, फ्रॉम दी गिवन फिगर फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज एट O। मतलब यहां पर इन सभी के चलते पोटेंशियल जानना है। तो आप क्या करेंगे, इसके चलते जान लो, इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते, इसके चलते, और सबके चलते जान करके सिंपल जोड़ो। जैसे इसके पैकेट में 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया है, सब मिला के पूरा पैसा बताना है हमको। सबके पैकेट के पैसा जोड़ दो, बस इतनी सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है इसमें। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में कि यहाँ VA इज इक्वल टू VB। V स्टैंड फॉर पोटेंशियल ड्यू टू A, VB स्टैंड फॉर पोटेंशियल ड्यू टू B, इज इक्वल टू VC, VD, VE, VF, सब बराबर होगा। और होगा कितना, किसी एक का पोटेंशियल कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा, यहां से इसकी दूरी हो जाएगी A। अगर साइड A है, ये एंगल 60 हो जाता है भाई, ये भी 60 हो जाता है, ये भी 60 हो जाता है। और अगर ये साइड A है और ये A है और ये है, क्योंकि जब तीनों 60 हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, इसलिए ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। यानी जो साइड का लेंथ है वही सेंटर से उस वर्टिसेज का भी दूरी हो जाएगा सबके लिए। इसलिए हमने Q लिखा और यहां से डिस्टेंस लिख दिया A, तो हो गया Q/A²। ओके, तो ये चीजें पता चल गया अब हम लोग को। अब हम बताते हैं देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल सिस्टम ऑफ
चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई, या आप इसको ऐसा लिख दीजिए VA VB VC VD VE VF, और दिस इज इक्वल टू 6 ऑफ VA, सब बराबर होने का, एंड दिस इज इक्वल टू 6 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा A स्क्वायर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कितना भी चार्ज हो। ये इस पर सवाल, महंगा वाला सवाल इस पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल सबको निकाल करके अलग अलग जोड़ना वाला तो होता है, इसलिए ये बहुत सिंपल होता है सवाल, ये बहुत सिंपल है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये दूसरा सवाल है जिसमें यहां से लेकर के यहां तक इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हुआ है, एक तो नहीं है, कितना है 5 नहीं 50 नहीं बहुत सारा, इनफाइनाइट, अंत ही नहीं है इसकी, चली जा रही है। अब इस सारे चार्ज के चलते इस पॉइंट पर ना आपको पता है क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालो, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें तो मैं एक ही टिप्स बताया हूं। क्या बताया, जितने आदमी हैं, अब पूरे आदमी के, भारतवर्ष के पूरे आदमी के पैसा को काउंट करना, तो सबका पैकेट टटोलो और सबको निकाल के देखो कितना कितना रकम जोड़ दो, हो गया। इतनी सिंपल सी बात है, तो बस यही करना है, इसके चलते जानो, 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 सबको जोड़ दो, क्योंकि स्केलर है। हाँ, ये वेक्टर जब होता तब तो बहुत मुश्किल था, ये अगर वेक्टर होता तब तो बहुत मुश्किल था, वेक्टोरियल एडिशन करना पड़ता, लेकिन स्केलर है इसलिए सिंपल जोड़ेंगे। और पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के चलते पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के चलते नेगेटिव, यही तो होता है। तो फिर निकाल दो, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 V2 V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1 Q अपॉन 2 Q अपॉन 4, यहां से इसकी दूरी, और ऐसे कहां तक चला गया, इन्फिनिटी तक। अब आप क्या करें, कॉमन ले लें, ये फिर क्या हो जाएगा, इसका सम अप करना पड़ेगा। अब इसको जोड़ना है, थोड़ी सी मुश्किल है, ऐसे तो इसका प्रॉब्लम बनाने के लिए तो सिंपल हम लोग सबको ऐड करना सीखे, ये यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये थोड़ा सा इसको ऐड करना, इन्फिनिटी सम को कैसे ऐड करें, यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स में जिसको सीक्वेंस सीरीज पहचानने आता है वो इसको ऐड कर देगा। देखिए, ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो इसका कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/2, इनका भी कॉमन रेशियो कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब है ये जीपी में है, इसको में इससे भाग दो, इसको में इससे भाग दो, अगला में इससे भाग दो, अगर वो कांस्टेंट चीज मिलता चला जाए तो उसको जीपी में कहते हैं। जैसे ये देख लो, 2 4 8, ये मैथ वाले तो जानते होंगे, मान लो बायोलॉजी में नहीं जानते उसके थोड़ी सी बताता हूँ, 2 4 8 16, ऐसे 4 में 2 से भाग दोगे 2, 8 में 4 से भाग दोगे 2, 16 में 8 से भाग दोगे 2, हर बार भाग देने से सेम आ रहा है ना, यही कॉमन रेशियो सेम इसको बोलते हैं। किसी को तो 2 को भाग दोगे लगातार वाले में, कंजिक्यूटिव में, इससे इसको सेम आता है तो उसको जीपी बोलते हैं, जीपी में। अब जीपी का समेशन करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं एक बार। तो जीपी का समेशन का एक फॉर्मूला है इन्फिनिटी का, और वो ये है फॉर्मूला बच्चों, देख लो, S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R, और R यहां पर है कितना, R देख लीजिए, R हो गया
1/2/1, ये बटा ये बराबर 1/2। ए कितना हो गया, जो पहला टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये 1, यानी हो गया 1/1 - 1/2 = 2। आंसर यही आंसर हो गया। तो कितना सिंपल है आप देख लिए, बस इसकी इन्फिनिटी सम का समेशन करना था और वो हमने कर दिया तो बन गया सवाल। यानी इस टाइप के प्रॉब्लम में बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब उसके चलते किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने की सवाल होगी तो आप क्या करेंगे, हर एक एक सवाल के चलते निकालेंगे और उसको सिंपली ऐड कर देंगे, बस आपका बन जाएगा सवाल। तो आप देखिए इसमें एक और टाइप का सवाल संभव है जिसको कहते हैं टाइप 2। तो ये देखिए, ये मेरा सेकंड टाइप का सवाल है। इसमें हम सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, मैं यहां लिख देता हूं। ये था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, K/Q1 Q2/R, जहां पर K का वैल्यू तो आप जानते ही हैं, 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹। अब इसके चलते सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है। चलिए ठीक है, ये दोनों चार्ज है, इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के चलते और फिर इन दोनों के चलते। यानी अगर सिस्टम के चलते पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो उसका तरीका ये है बच्चों कि आप जितना भी पेयर्स है उस सभी पेयर्स को आइडेंटिफाई करो, जितनी भी पेयर्स है। इसमें कितने पेयर्स है, 1 2 3, ये 2 और 3, तीनों पेयर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको आप सिंपली ऐड कर दो, आपका सवाल बन जाएगा। तो आप बताइए कितना होगा इसमें, सॉल्यूशन देखिए। इन दोनों के चलते क्या होगा, KQ² Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर भी Q, तो KQ² प्लस, अब इन दोनों के चलते KQ², इन दोनों के चलते KQ² बराबर क्या होगा, 3KQ²। ये दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल है। उसी तरह से इसी में दूसरा सवाल अगर होता ऐसे, ये स्क्वायर होती और यहां पर Q होता, यहां पर Q होता, यहां पर Q होता। ये भी सिंपल सवाल है, बस इसमें चैप्टर को समझने के लिए मैं सिंपल सवाल डाल रहा हूं। बाकी मेरा स्टैंडर्ड सवाल सब क्विज में होगा, इससे भी टफ सवाल होगा। ये तो सिंपल सवाल हम डाले हैं थोड़ा सा समझने के लिए, तो कि आप टॉपिक समझ जाओ। तो इसमें कहा गया फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें कितने पेयर्स होंगे, इसमें तो 3 हुआ, 1 2 3, इसमें गिनो 1 2 3 4, गलत। अगर इसमें आप सोचते हो कि 1 2 3 4 को साइड है, 4 को होगा, इसमें 3 साइड था तो 3 हुआ, इसमें 4 साइड है तो 4 होगा, तो आप गलत कर दोगे। इसी को हम इल्यूजन बोलते हैं, इसी को हम कंफ्यूजन बोलते हैं। तो आप बताते हैं इसमें 6 पेयर्स होगा, 1 2 3 4 5 6, इट विल कंसिस्ट 6 पेयर्स। तो फिर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, KQ² अपॉन A, KQ² अपॉन A, KQ² अपॉन A
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। इसके लिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। ये डिस्टेंस भी कितना होगा, √2a। के क्यू स्क्वायर अपॉन √2। ये चारों ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। ए भी लिख दीजिए, ए यही होगा। अब जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन को ले लीजिए, ये जो है कॉमन को आप ले लीजिए इसको। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी ए है क्योंकि यहाँ से ए आ रहा था, तो आप ले लीजिए इसको कॉमन, के क्यू स्क्वायर, दो भी कॉमन, अब बटा में ए। अब यहाँ से क्या बचा, 2, यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस √1/√2 और दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से कितना भी बड़ा हो तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं, इन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसमें 6 पेयर्स इन्वॉल्व होगा, 6 पेयर्स इन्वॉल्व होगा और सबके चलते आपको जानना होगा। सो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ये देखिए, ये ट्रायंगल की साइड ए है और इसकी साइड हम 2a कर दिए। अब देखने में डायमेंशन में नहीं ले रहा होगा, इसका दुगना साइड है, लेकिन आप फिगर में 2a का मतलब आप समझ लीजिए उसका साइड 2a है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दिखेगा ना। तो एक कहता है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन को करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का प्रॉब्लम, जो वर्क का है प्रॉब्लम, वो 3 तरह का पॉसिबल होता है। जैसे एक तो ये कि डायरेक्ट F × D कर दीजिए, दूसरा ये पोटेंशियल एनर्जी का अंतर पता कर लीजिए, और तीसरा ये काइनेटिक एनर्जी का अंतर पता कर लीजिए, तो वर्क निकल जाता है। तो आप कैसे निकालेंगे, अभी इसके पास, इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये आपको पता करना होगा इसके लिए। और अब इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जैसे किसी इंसान के पास पैकेट में पहले से 10 रुपया था, आज सुबह में, आज शाम में हो गया 20 रुपया। अब हमको कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि ये इंसान ने दिन भर में कितने पैसे की वर्क की, तो आप कह सकते हैं कि था तो 10, हो गया 20, इसका मतलब 10 का वर्क किया इसने। तो ये बड़ा आसान तरीका है वर्क को आइडेंटिफाई करने का। तो इसी तरह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी है और अब कितनी हो गई, आज जो अंतर हुआ उतना ही वर्क करना पड़ा हमको। तो हम कहेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 3kq² अपॉन ए, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3kq² अपॉन 2a। इसके लिए क्योंकि अभी भी निकाले थे ट्रायंगल में 3 हो जाता है, 1 2 3 पेयर। रिक्वायर्ड वर्क डन इज इक्वल टू 3kq² अपॉन 3kq² अपॉन इज इक्वल टू माइनस 3kq² अपॉन ए। आंसर। अब एक बात और सुनिए, इसमें नेगेटिव साइन क्यों आ गया, अब फिर आया तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसका सिग्निफिकेंस समझ लीजिए कि ये चार्ज, इस दोनों चार्ज, फिर इस दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स काम कर रहा होगा, जिसके वजह से ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया। यहां भी रिपेल करना होगा, यहां भी रिपेल करना होगा, सब रिपल्सन की वजह से। यानी ये सिस्टम को इस पोजीशन में आने के लिए
हमें चार्ज को पकड़ करके नहीं लाना पड़ा होगा, ये स्वतः आया होगा। क्यों? क्योंकि सभी चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में अपने आप आ गया, हमने उसको लाया नहीं। और लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसको ऐसा से ऐसा लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो भाई हमने तो वर्क करा ही नहीं, ये तो सिस्टम ने खुद वर्क किया, क्योंकि खुद अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया। और हमसे पूछ रहा कि तुम कितना वर्क किया। अब मान लो मेरे अकाउंट में किसी का पैसा रखा हुआ है 1 लाख रुपया, और हमसे पूछे आपके पास कितना पैसा है, तो मैं बोलूँगा 1 लाख, वो मेरा थोड़ी है, मैं बोलूँगा -1 लाख, क्योंकि वो ऋण लिया हुआ है, कर्ज है, किसी और का है, तो वो माइनस आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वर्क नहीं करी है वर्क सिस्टम ने। ये इसका सिग्निफिकेंस है, यही माइनस का अर्थ है। तो नेगेटिव का मतलब आप समझ गए। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस करी, और हम क्यूज में आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चन को और डिस्कस करूंगा। बढ़िया बढ़िया, टिपिकल। तो अभी तक हम सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग से पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग से पढ़ा। मैंने कहा किसी भी मैटर का 2 प्रॉपर्टी है, एक मास, दूसरी चार्ज, जिस पर काफ़ी डिस्कशन चली थी फर्स्ट लेक्चर में। और अब हम बताते हैं किसी भी चार्ज की भी 2 प्रॉपर्टी है, पहली फील्ड, दूसरी पोटेंशियल। फील्ड के बारे में पहले मैं पढ़ा, सिंगल चार्ज के चलते फील्ड कितना होगा, डायपोल के चलते एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट पर फील्ड कितना होगा। फिर हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, सिंगल चार्ज के चलते पोटेंशियल कितना होगा, डायपोल के चलते एक्सियल, इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। ये तमाम बातें हमने पढ़ी। तो फिर अब एक सवाल डेवलप होता है कि क्या फील्ड में और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है, क्या फील्ड और पोटेंशियल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और अगर है तो वो रिलेशन क्या है। सो दैट कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहे तो आप उससे पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पोटेंशियल पता रहे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने तो आपको कन्वर्जन चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दिखाया है कि आप चार्ज को फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और फील्ड को चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी कन्वर्जन दिखाया आपको। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने सपोज किया है कि किसी पॉइंट आर पर, आर एक पोजीशन वेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट आर पर, मान लो ये आर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसकी पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पर भी है, ये हमने माना है। अभी आर को हम फिर आर प्लस यानी डी आर से डिस्प्लेस कर दिया, ये वेक्टर से आर प्लस डी आर, ये आर वेक्टर था, तो इसमें यहां था और आप यहां लाए, मतलब इस लाइन पर था और इस लाइन पर लाए हैं, मतलब इसकी पोजीशन वेक्टर आर थी और आर प्लस डी आर में आया है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम पता करना चाह रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई, थोड़ी समझने वाली बात है, इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लें, बाकी तो सिंपल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सब। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई, किस लोकेशन पर, आर पर। पोटेंशियल कितनी थी, भी, किस लोकेशन पे, आर पर। अब इसको कहां लाया गया, आर प्लस डी आर के पास। इसको यहां से यहां लाने में वर्क कितना करना पड़ा, तो सबसे पहले आपको फोर्स पता करना होगा, क्योंकि वर्क का परिभाषा फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स तो पता होना चाहिए। तो F बराबर Q इंटू ई हमने पहले डिस्कस कर रखी। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू डी आर, F डॉट डी आर, और F का वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे आप, Q ई और डी आर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du क्या होगा। आपको पता है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में 11th में मैं कई बार बोला हूं वर्क और एनर्जी में, कि पोटेंशियल एनर्जी कोई गिफ्ट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कोई गिफ्ट नहीं है जो अचानक से कहीं से आ गया है। आप जब किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं
तो वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आप जब किसी फील्ड के किसी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे अगर एक ईंट को छत पे ले जाते हैं तो छत पे ले जाने में ग्रेविटी के विरुद्ध में आपको वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क कहाँ जाता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। वो वर्क कहाँ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिक उस ईंट के पास नहीं आ गया, क्योंकि वो ईंट या ब्रिक्स या पत्थर जो भी है वो छत पे ऑटोमेटिक नहीं चला गया, उसको हमको ले जाना पड़ा। और हम ले जाने में क्या कर रहे होंगे? वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे, और वो वर्क ही हमको किस रूप में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो उसी तरह से मगर होता कैसे है? जैसे देखिए, इसको समझ लिए एक मिनट, इस पॉइंट को समझते हैं कि ये चीज मैंने कैसे लिखा है, ये समझाता हूं मैं आपको। अगर मान लो यहां पर m मास है और ये हाइट h है और यहां पर ले गए तो वर्क कितना होगा? -mgh। यहां से यहां ले गए तो वर्क कितना हुआ? -mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी तब कितना होता है? आप तो पढ़े हो, mgh होता है, माइनस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का परिभाषा ही है -w, जो वर्क करेंगे उसका नेगेटिव। तो माइनस mgh किया तो दिस इज इक्वल टू प्लस mgh, यही होता है। और इसमें भी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो नेगेटिव ऑफ बर्डन होता है, ये भी हमेशा सही नहीं है। ये बात सही है कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स के लिए। नॉन कंजर्वेटिव नेचर में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गलत है। ये सिर्फ कंजर्वेटिव के चलते हैं। ये 11th में हमने काफ़ी डिस्कस किया है कैसे होता है, पूरी एग्जाम्पल के साथ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आप माइनस ये क्या बोलते हैं DW लिख दिया, -DW। क्यों लिखा? मैंने आपको बताया अभी एक एग्जाम्पल लिख करके। इसके बारे में हमने डिटेल बातें करी है 11th में, मैंने कहा जैसा कि अब यहां पर DW के चलते जो आप यहां पर लिखे थे फोर्स गुणे dr, Q इंटू dr लिख दिया, Q इंटू dr, देखो Q इंटू dr लिख दिया। dv फिर हो गया du अपॉन Q, और du के जगह पर यहां से ये पूरी चीज को मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए वेक्टर साइन इसमें रहेगा, और Q से Q कट गया तो -E.dr हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि dv इज इक्वल टू क्या मिला आपको? dv इज इक्वल टू -E.dr, और ये मैं सिंपल फॉर्मेट में लिख दिया हूं -E बराबर -dv अपॉन dr। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, पर ये स्केलर कैसे हो गया? ये होगा स्केलर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है, और इन दोनों का ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन इसके ये दोनों डॉट प्रोडक्ट होने का स्केलर क्वांटिटी होता है, तो पोटेंशियल स्केलर है, सही बात है। ये पोटेंशियल क्या है? स्केलर है। इसलिए आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में, क्योंकि ऐसा कंफ्यूज मत करना कि इधर वेक्टर तो इधर ही वेक्टर होना चाहिए। ये नहीं होगा वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एक रिलेशन लिख गया dv इज इक्वल टू -E.dr, और इससे हम ये लिख सकते हैं E बराबर -dv अपॉन dr। इसका मतलब ये हुआ, इस रिलेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात हम लोग को पता चल रहा है इससे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कि अगर E बराबर -dv अपॉन dr हुआ तो dv इज इक्वल टू अभी हमने कहा E.dr होगा, ऐसा। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें और इसको भी इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या दे देगा? पोटेंशियल दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल मिलेगा, और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो मैं इसको स्टार पॉइंट बना करके लिख देता हूं कि आपको जो है इलेक्ट्रिक
या ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, उतना नहीं, इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको कर दीजिए इंटीग्रेट तो मिलेगा वापस पोटेंशियल। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट तो पोटेंशियल। ओके, तो ये एक चीज मिल गया हम लोग को, रिलेशन इनमें स्टैब्लिश जो हुआ सो। अब हमारे पास कुछ स्टार पॉइंट्स हैं। पहला स्टार पॉइंट्स कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर हो जाए तो क्या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? इफ electric field at point is zero, then electric potential at that point must be zero, ट्रू की फॉल्स। क्या होगा इसका आंसर? अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जरूर जीरो होगा। ये सही कि गलत? तो ये गलत है बच्चों, दिस इज फॉल्स। मस्ट भी नहीं होगा, हम तो ऐसे भी बोला करते हैं फिजिक्स में, मस्ट बी, मे बी, कैन बी, कैन नॉट बी, ये सब खतरनाक वर्ड होते हैं फिजिक्स में, तो इसको अच्छे से आपको समझनी होगी। तो कहता है मस्ट बी जीरो, तो आंसर है नो, ट्रू फॉल्स है। सही क्या है? सही ये है कि चूंकि E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना है, E टेंस टू जीरो, तो V टेंस टू क्या होगा? कांस्टेंट। ये सही लाइन है, क्योंकि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। हाँ, ये पॉइंट कह सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज जीरो, then electric potential at that point may be जीरो। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए तो वहां पर मे भी हो सकता है, मस्ट भी नहीं। मे भी हो कहने का मतलब, क्योंकि भी मस्ट भी में कांस्टेंट होगा, मे बी में जीरो भी एक कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ जीरो ही कांस्टेंट हो सकता है। ये गलत लाइन है, इसलिए मे बी जीरो हमने कहा। यही था मेरा स्टार पॉइंट्स इसमें। तो ये देखिए, it is locus of point due to any charge or system of charge at which potential are same। ये कोई एक चार्ज या बहुत सारे चार्ज के चलते ऐसा पॉइंट्स का लोकस है जहां पर पोटेंशियल नहीं बदले, सेम रहे। पहली बात तो आपको ये समझना है कि लोकस किसको कहते हैं। तो लोकस मैथ का टर्म है, ज्योमेट्री है, जो किसी पॉइंट्स को चलने से पाथ का ट्रेसिंग होता है, उसको लोकस कहते हैं। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और यहां से ये दूरी से ये कहता है ये पॉइंट मूव करने वाला है। ऐसा ही पॉइंट को मूव करने की फ्रीडम है
ताकि इस फिक्स पॉइंट से इसके डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। देखिए मूव करा के दिखाते हैं, ये देखिए ये ऐसे नहीं मूव कर सकता है, ऐसे करेगा तो डिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन ऐसे मूव करेगा तो डिस्टेंस का नहीं बदलेगा। ये देखिए ऐसे मूव करवाया मैंने, ऐसे, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल है इसमें। ये देखिए, तो ये जो पॉइंट्स हैं इसी को लोकस बोलते हैं। इसको, इससे जो पाथ ट्रेस हुआ, ये पॉइंट जितना था जो घूमा, मूव किया, ये मूवेबल पॉइंट को आप मिलाइए ऐसे एकदम ऐसे, इससे जो पाथ बना जो कि अभी सर्किल दिख रहा है, यही लोकस कहलाएगा। यानी ये मूवेबल पॉइंट जो मूव कर करके चारों तरफ घुमा, इस मूवेबल पॉइंट का लोकस सर्किल कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट है लोकस का। जैसे हाँ आपको कहा कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते किसको हैं, तो ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बोलिए सेम। जैसे देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके चलते पोटेंशियल यहां पर क्या होगा, जीरो। यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। आप जानते हैं कि डायपोल के चलते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इक्वेटोरियल लाइन पर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब है कि इसके चलते, इस डायपोल के चलते हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, बोलिए सेम होगा। तो ये जो लाइन है जिसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कहेंगे, इस लाइन का पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है, तो ये इक्विपोटेंशियल कहलाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि सभी जगह पोटेंशियल सेम, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। ऐसा सरफेस जिसमें हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट्स, कंक्लूजन। पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे, मान लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल थीटा है। इसका कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या होगा, ई साइन थीटा। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम कंट्राडिक्शन में चलते हैं, विरोधाभास में, उल्टा मान के कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो बताओ इसका एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा जो है जब इस दिशा में काम करेगा तो यहां चार्ज अगर कोई रखेंगे तो उस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा देगा, और जैसे ही फोर्स लगाएगा तो ये क्या कर देगा, वर्क कर देगा। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे तो वर्क नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वर्क का परिभाषा ये होता है बच्चों, Q इंटू dV। Q मतलब चार्ज, dV माने पोटेंशियल का अंतर। तो इक्विपोटेंशियल में पोटेंशियल का तो अंतर होगा नहीं, तो वर्क क्या होना चाहिए, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क कितना होना चाहिए, जीरो। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया कि वर्क कुछ हो गया, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। यानी वर्क हो गया तो वायलेशन हो रहा है,
इसलिए नहीं पॉसिबल है, ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट जो भी मैं बोला उसको लिख रहा हूं कि व्हेन चार्ज मूव्स इन इक्विपोटेंशियल surface, then no work is required। क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला बस एक लाइन का है, Q इंटू डी वी, चार्ज गुने पोटेंशियल का अंतर। पोटेंशियल का अंतर जीरो हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल था, पोटेंशियल में चेंज ही नहीं तो वर्क नहीं, इसलिए ये हम कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? चूंकि डी वी इज इक्वल टू जीरो। तीसरा पॉइंट, पहली बात है कि और कुछ स्टार पॉइंट हम आपको बता दें कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगा? कैसे? मैं बताया था इसी तरह की चीज कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। यहां मैं बोल रहा हूं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो है नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये देख रहे हैं आप, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कैसा होगा? नॉर्मल होगा। तो यहां पर जैसे दो लाइंस इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाता जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता। यहां पर दो नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा दो के लिए, जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो फिर एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। और उसके बाद मैंने कहा ए पॉइंट चार्ज कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, अब इसके चलते इतना दूर यहां जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए चारों तरफ, तो इस चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सबका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते एक स्फेरिकल जो शेप मिलेगा वो स्फेयर के सभी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और इस पॉइंट चार्ज को स्पेस में रखेंगे तो कितने ऐसे स्फेयर मिलेंगे जिस पर पोटेंशियल सेम होगा? तो आंसर है इनफाइनाइट। यही बात को मैंने लिख दिया कि इनफाइनाइट स्फेयर मिलेगा। अब हॉलो स्फेयर, तीसरा पॉइंट कि हॉलो स्फेयर के अंदर जो स्पेस है ये हॉलो स्फेयर है, ये चार्ज है, तो ये अंदर में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। अब पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब पोटेंशियल ना बदलने का मतलब ही तो इक्विपोटेंशियल है। तो E बराबर माइनस डी वी बटा डी आर अभी बताया मैंने। तो यहां पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो, सॉरी कांस्टेंट। तो इसलिए अंदर में हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। आप यही बात कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के चलते भी बोल सकते हैं, यानी द स्पेस इनसाइड द चार्ज हॉलो स्फीयर एंड, या भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, एंड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर इज एग्जाम्पल, आर लिख दीजिए, आर एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, मतलब एक तो ये था ही, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के अंदर में भी जीरो हुआ था और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में भी जीरो हुआ था। और लास्ट है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी मैं बताया था कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ये वाला ये पॉइंट हो गया। तो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने पॉइंट्स लिखी जो आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब ये पिछले क्वेश्चन का जवाब है। पिछले लेक्चर में जो मैं पूछा था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, ये है, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? ये आज मैंने
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टाइप के सवाल में भी मैं सॉल्व किया हूँ, तो आप वहाँ भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। और इसका आंसर ये होगा। आज तो बनाए भी ये सवाल को लेक्चर में भी, तो आपको दिए थे टेस्ट करने के लिए कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। फिर आज का सवाल है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज 0 कांस्टेंट मे बी 1 and 2, और डी है चौथा है नन। तो इसका आंसर आप देंगे हमारे मैसेज बॉक्स में। फिर हम अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे। थैंक यू।